अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। जावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स फंक्शंस के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरेज का, एरेज इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों, जो लास्ट लेक्चर का रिव्यू थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें हमने डिस्कस ये किया था कि मेथड्स की दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स हैं। एक बिल्ट इन मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, और एक यूज़र डिफाइन मेथड्स है। यूज़र डिफाइन मेथड्स में हमने कुछ सम फंक्शन और स्वैप फंक्शन और कुछ और एक दो फंक्शंस के जो है प्रोग्राम्स हमने परफॉर्म करके देखे थे नेटबीन्स सॉफ्टवेयर के ऊपर। और बिल्ट इन फंक्शन से रिलेटेड हमने मैथ क्लास जो है उसके थ्रू जो है कुछ हमने कैलकुलेशन वाले मेथड्स यूज़ किए थे, लाइक एब्सोल्यूट फाइंड करना, मिनिमम नंबर फाइंड करना, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना, और काफ़ी सारे और जो थे वो डिफ़ॉल्ट में हमने उसमें इंक्लूड करके यूज़ करके देखे थे। तो आज की हमारी डिस्कशन है एरेज के ऊपर। एरेज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज़ होते हैं, कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, और उससे रिलेटेड हम कुछ प्रोग्राम भी करके देखेंगे। और फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसकी डिटेल जो है कोई टेक्निक लाइक सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम कुछ इम्प्लीमेंट करके एरेज के वो भी देखेंगे। डेफिनेशन पे आते हैं। एन array is a group of contiguous or related data items that share a common name। होता यह है कि जब भी आप या हम इंट a या b लिखते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस दौरान क्या होता है कि हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस जनरेट हो जाती है, मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाती है। जो वो मेमोरी स्पेस एलोकेट होती है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है आपके डाटा टाइप के ऊपर। अगर आपने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसमें क्या होता है कि 4 बाइट्स की मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाती है। अब अगर सोचने वाली बात है कि अगर हमारे पास एक दो तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने से ज़्यादा वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने हो, ज़्यादा मेमोरी लोकेशन हमें चाहिए हो, ज़्यादा डाटा हमने स्टोर करना हो, तो क्या फिर हम लिखेंगे इंट ए बी सी डी ई एफ जी? क्या अलग अलग वेरिएबल ढेर सारे हम डिक्लेयर करेंगे? तो उन ढेर सारे वेरिएबल्स के डिक्लेयर करने के की कॉम्प्लेक्सिटी से जान छुड़ाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है एरेज का। एरेज में क्या होता है, हम जस्ट एक इंट ए और ब्रैकेट के अंदर जो है ब्रेसेस के अंदर जो है कुछ नंबर लिख देते हैं, सपोज के 5 6 4 10 जितने भी लिखें। जितना आप नंबर लिखेंगे वो बेसिकली आपके पास ऐसे समझ लें जैसे उतने वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। कैसे होंगे ये नेक्स्ट स्लाइड पे भी आपको डिटेल समझाता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने कोई ढेर सारी मेमोरी एलोकेट करनी हो, रिजर्व करनी हो, डिक्लेयर करनी हो, तो आप एक सिंपल वेरिएबल 4 बाइट्स का लेने की बजाय आप एरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके साथ बता देते हैं कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो होता क्या है कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो रिजर्व हो जाती है। सपोज कि अगर हमने 5 का एरे लिया है तो 4 बाइट्स की 5 लोकेशंस, 5 मेमोरी लोकेशन जो कि एडजेसेंट होंगी, करीब करीब कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस होंगी, कंटिगुअस होंगी, वो रिजर्व हो जाएंगी हमारे उस वेरिएबल ए बी या जो भी हम नाम रख देंगे उस एरे वेरिएबल के लिए। यूज्ड व्हेन प्रोग्राम हैव टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो एरो को यूज कब करते हैं हम? जब हमने कोई लार्ज डाटा यूज के लिए प्रोग्राम लिखना हो। ईच वैल्यू इज स्टोर्ड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। अब उस पोजीशन को क्या कहते हैं जी? पोजीशन इज कॉल्ड इंडेक्स, एन इंडेक्स आर सुपरस्क्रिप्ट, बेस इंडेक्स इज 0।
अच्छा, जब हम मेमोरी लोकेशन जनरेट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, सपोज कि हमने 5 मेमोरी लोकेशंस हमने क्रिएट कर दी, तो उन 5 मेमोरी लोकेशंस में पहली लोकेशन, पहले इंडेक्स को, लोकेशन को बेसिकली एरेज के अंदर इंडेक्सेस कहा जाता है। पहले इंडेक्स को 0 इंडेक्स कहा जाएगा। देन ऑनवर्ड जो होंगे, अगर हमारे पास टोटल 5 इंडेक्सेस हैं और उनके अंदर हमने डाटा इनपुट कराना है सीन के थ्रू या सिस्टम डॉट इन के थ्रू, तो हमें पहली लोकेशन 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी और डाटा इंटर करते हुए जब हम लिखेंगे कि जी फर्स्ट एलिमेंट में डाटा इंसर्ट करना है, तो एरे की लोकेशन 0 होगी, इंडेक्स 0 होगा, स्टार्ट फ्रॉम द 0। और जो पांचवी लोकेशन होगी वो एरे का इंडेक्स नंबर 4 होगा और ओवरऑल वो पांचवी लोकेशन होगी। मीन के स्टार्ट फ्रॉम द 0, maximum value would be 4 in case of 5 indexes array. The ability to use a single name to represent a collection of items and refer to an item by specifying the item number enables us to develop concise and efficient programs. अच्छा, जब हम डिक्लेयर करेंगे तो हम एरे को सपोज क्या करें, इंटीजर एरे डिक्लेयर करते हैं और 5 मेमोरी लोकेशंस डिक्लेयर करते हैं, रिजर्व करते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि वो 5 की 5 मेमोरी लोकेशंस जो होंगी 4 बाइट्स वाली, इंटीजर वाली, वो सारी की सारी इंटीजर टाइप की होंगी। डाटा टाइप उनका सेम होगा, इंटीजर होगा। हर लोकेशन पे इंटीजर किस्म का डाटा आप स्टोर कर सकेंगे और उनका नेम भी सबका सेम ही होगा। जैसे कि हमने अगर वेरिएबल का नेम ए रख दिया तो वो सारे के सारे जो मेमोरी लोकेशंस के वेरिएबल होंगे उनका नाम ए होगा, लेकिन इंडेक्स नंबर थोड़ा सा चेंज होगा फ्रॉम द 0 to 4 इन केस ऑफ 5 index array of indexes. For example, a loop with index as a control variable can be used to read the entire array, perform calculation and print out the results. तो ये array का जो है सिंपल वेरिएबल्स के निस्बत arrays का हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कुछ ये मेमोरी लोकेशन का स्टाइल बनता है जब हम मेमोरी लोकेशन जो है डिक्लेयर करते हैं, एरे को डिक्लेयर करते हैं। तो मेमोरी, मेन मेमोरी के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस बन जाती हैं, स्टार्ट फ्रॉम द 0। मीन के एक हमारे पास 0 इंडेक्स पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, देन 1 पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, 2 पे वेरिएबल डिक्लेयर हो गया एंड सो ऑन। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 तक जा रहा है तो टोटल हमारे पास 7 वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हो सकती हैं। तो दोस्तों ये सारी सारी वैल्यूज, अगर आपने इंटीजर टाइप का डाटा लिया है तो इंटीजर टाइप का जो है सारा का सारा डाटा होगा और एरे जो है डिक्लेरेशन के टाइम पे इंट के नाम से डिक्लेयर किया जाएगा, इंट के डाटा टाइप से डिक्लेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। आई होप आपको इस डायग्राम से आइडिया हो गया होगा कि मेमोरी के अंदर कैसे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन क्रिएट होती है। ये सारे के सारे एडजेसेंट करीब करीब जो है मेमोरी लोकेशंस होती हैं। Like any other variables, arrays must declared and created before they can be used. तो array को यूज करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है प्रॉपर, और डिक्लेयर करने का तरीका ऐसे ही है जैसे हम कोई सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया करते थे, इंट ए बी वगैरह। क्रिएशन ऑफ एरे इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। जब भी आप एरे को क्रिएट करना चाहें तो सबसे पहले क्या होता है कि डिक्लेयर द एरे, create storage area in the main memory, primary memory, put values into the array। तो वहाँ पे हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी होती है। अब ये सारी एक्टिविटीज में जो डिक्लेरेशन है वो कैसे होती है, एक तरीका यह है कि आप डाटा टाइप लिखें, देन एरे का नेम लिखें
और ये ब्रेसेस डाल दें यहाँ पे, जिसे बड़ी ब्रैकेट अक्सर कहते हैं। देन फॉर्म 2 में क्या है, डाटा टाइप लिखे, पहले जो है ब्रेसेस डाल दें, बाद में एरे का नेम डाल दें। तो ये दोनों तरीके से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे लें कि एक एरे का नेम हमने रख दिया स्टूडेंट, तो इंट ब्रेसेस स्टूडेंट्स भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं सेमीकोलन आगे डाल के, और इंट स्टूडेंट्स ब्रेसेस इस तरीके से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, जब आपके पास एरे डिक्लेयर करते हुए अंदर आप ब्रेसेस के अंदर कोई नंबर ना डालें, तो वो आपका एक डायनामिक किस्म का जो है एरे डिक्लेयर हो जाता है। वो आप जितनी उसमें डाटा इनपुट करते जाएंगे उतना एरे का साइज बढ़ता जाएगा। ये आगे हम मजीद डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको डिक्लेरेशन ऑफ एरे समझ आ गई होगी। अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जैसे हम कोई सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम इंट स्टूडेंट लिखा करते थे या इंट ए बी लिखा करते थे, इसी तरीके से यहाँ पे सिंपली इंट स्टूडेंट के साथ एक जो है स्मॉल सॉरी जो ब्रेसेस हैं वो डाल देंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो वेरिएबल होगा वो एरे वेरिएबल बन जाएगा। After declaring arrays, we need to allocate memory for storage of array items. In Java, this is carried out by using new operator as follows. ये ऐसे जैसे हम स्कैनर इंपोर्ट किया करते हैं system.in कराने के लिए, इनपुट कराने के लिए, तो उसके बाद क्या करते हैं कि प्रॉपर एक स्कैनर न्यू एक्सेट्रा इस तरह लिख के हम एक क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद फिर उसको हम इस्तेमाल करते थे, प्रॉपर इनपुट कराया करते थे किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो एरे की भी ऐसे ही है कि आप आफ्टर डिक्लेयरिंग एरेज वी नीड टू एलोकेट मेमोरी फॉर स्टोरेज ऑफ एरे आइटम्स, और ये जो एक्टिविटी है वुड बी कैरिड आउट बाय अ न्यू ऑपरेटर। कैसे लिखेंगे इसको जी, एरे नेम इज इक्वल टू न्यू डाटा टाइप एंड साइज ऑफ एरे। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स लिखेंगे आप, एरे का नेम इक्वल लिखेंगे न्यू इंट 7। इस तरीके से लिखने से क्या होगा कि आपका एक स्टूडेंट नेम का एरे क्रिएट हो जाएगा जिसकी टोटल वैल्यूज होंगी 7। टोटल वैल्यू 7 का मतलब 0 से स्टार्ट करके टोटल 6 तक जाएगा, और ओवरऑल कितने होंगे 7। अब आते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे की तरफ। वंस एरेज आर क्रिएटेड they need to be initialized with some values before access their content. A general form of initialization, अच्छा इनिशियलाइजेशन सिंपल वेरिएबल की आप लोगों को याद होगी कि हम लिखा करते थे कि जी इंट ए इज इक्वल टू 0 या फिर इंट सम इज इक्वल टू 0, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ये जो 0 के साथ या फिर कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, सपोज के इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 10, इनिशियल वैल्यू हम 10 कह देते हैं और बाद में रिजल्ट चाहे चेंज हो जाए। तो ये इनिशियलाइज का मतलब ये होता है कि डिक्लेरेशन के साथ साथ कोई सी एक वैल्यू भी हम दे दें वेरिएबल को, तो वो होता है इनिशियलाइजेशन। तो एरे की इनिशियलाइजेशन कैसे होती है जी, एरे की इनिशियलाइजेशन का तरीका थोड़ा सा चेंज है। Once arrays are created, they need to be initialized with some values before access their content. A general form of initialization is array name, then उसके अंदर हम लिखेंगे इंडेक्सेस कि वो कितने इंडेक्सेस या कौन से वाला इंडेक्स है, इज इक्वल टू वैल्यू। सपोज कि हमारे पास पहला इंडेक्स है जो कि स्टूडेंट 0 है, उसमें हम वैल्यू अगर 50 असाइन करना चाहते तो डायरेक्ट लिख देंगे स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर 0 इज इक्वल टू 50, और स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर 1 इज इक्वल टू 40। Like C, C++, Java creates arrays starting with subscript 0, मीन के 0 इंडेक्स से
स्टार्ट करता है एंड एंड्स विद द वैल्यू 1 लेस देन साइज स्पेसिफाइड। मीन के 7 अगर साइज है तो 6 तक जो है वो आप टोटल इंडेक्सेस जनरेट करते हैं 0 से स्टार्ट करके। अब आते हैं कि जी जावा के अंदर एक कीवर्ड आप यूज कर सकते होते हैं लेंथ। क्या होता है जी ये डिस्कस करते हैं। एरेज आर फिक्स्ड लेंथ, लेंथ इज स्पेसिफाइड एट क्रिएट टाइम। जब भी आप एरे क्रिएट कर रहे होते हैं उसी दौरान लेंथ की का साइज डिफाइन हो जाता है। मीन कि आपने 7 इंडेक्सेस वाला एरे आपने डिक्लेयर किया तो आपकी लेंथ 7 बन जाएगी। इन जावा all array stores the allocated size in a variable named length. We can access the length of array as array name dot length. अगर हम array name dot length लिखें तो खुद ब खुद हमें साइज का पता लग सकता है कि इस array का टोटल साइज कितना है। सपोज के हमारे पास एक वेरिएबल ले लेते हैं x, उस x को हम इक्वल कह देते हैं स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। स्टूडेंट क्या था हमारे पास, एरे था 7 साइज का, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। Accessed using the index int x is equal to students 1। तो पहली लोकेशन पे जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे जैसे x को असाइन कर रहे हैं, इस तरीके से भी आप एक्सेस कर सकते हैं पहली लोकेशन पे क्या वैल्यू, पहले मीन के सॉरी 1 वाला इंडेक्स लोकेशन दूसरी होगी क्योंकि पहली 0 होती है। स्टूडेंट 0 लिखेंगे तो वो कोई और वैल्यू होगी, स्टूडेंट 1 लिखेंगे तो नेक्स्ट वाली वैल्यू। अब ये एग्जाम्पल प्रोग्राम है, इसको यहाँ पे देख लें, थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, उसके बाद इसको कंपाइलर के ऊपर परफॉर्म करके भी चेक कर लेते हैं। सपोज के हमने एक पैकेज स्टार्ट किया जिसका नाम हम रख देते हैं एरे, देन उसकी क्लास बन जाएगी एरे नेम की, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जैसे एज इट इज हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं नेटबीन्स पे तो बन जाती है मेन क्लास, सॉरी मेन मेथड बन जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर एरे डिक्लेयर करेंगे। लाइक यहाँ पे हमने इंट स्टूडेंट्स नेम का एरे डिक्लेयर किया और एरे का हमें कहाँ से पता लग रहा है, ये जो हमने ब्रेसेस डाली हुई है। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू न्यू इंट 7। इससे क्या होगा, इस ऑपरेटर न्यू ऑपरेटर के जरिए से हम इसका टोटल साइज और क्रिएट करने के हवाले से थोड़ी डिटेल बताएंगे कि जी स्टूडेंट्स इज इक्वल टू न्यू इंट 7। देन उसके बाद हमारे पास आ गया जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के जी एरे जो है उसको प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट मेथड लें और डबल कोटेशन के अंदर हम लिख दें एरे लेंथ इक्वल, ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस ये जो साइन है ये कंकेटिनेशन वाला साइन है, देन हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। तो ये जो वेरिएबल वैल्यू है, ये बेसिकली एक वेरिएबल है, ये डबल कोटेशन में नहीं आएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स डॉट लेंथ वो हमारे पास एरे लेंथ के सामने डिस्प्ले हो जाएगी, लिखा आएगा कि जी एरे लेंथ इज इक्वल टू 7। उसके बाद क्या है जी, सपोज हम फॉर लूप चलाते हैं और फॉर लूप चला के हम एरे के अंदर वैल्यूज वगैरह चेक करते हैं या इंसर्ट करते हैं और उसके बाद डिस्प्ले करके देखते हैं कि एरे के अंदर क्या क्या वैल्यूज है। हमने फॉर लूप चलाई, 0 से स्टार्ट की, i इज इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम वो कहाँ तक जाएगा, i लेस देन एरे लेंथ। मीन के लेंथ हमारे पास 7 है तो i लेस देन 7 होना चाहिए। मीन के i 0 से स्टार्ट होगा, 6 तक जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा और 6 तक आप उसकी टोटल वैल्यूज वगैरह इंटर कर सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं। और नेक्स्ट हमने एक इंस्ट्रक्शन क्या दे दीजिए, स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई आई। क्या आपकी जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है आप उस वैल्यू को, कि कौन सी i की जो भी वैल्यू आ रही है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो स्टूडेंट i मीन के 0 लोकेशन पे क्या वैल्यू जाएगी, क्या हमारे पास डाटा इंटर हो जाएगा, क्या स्टोर हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे 0 लोकेशन पे,
वहां चली जाएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय आई। आई की वैल्यू 0 है तो पहले पहले इंडेक्स पे वैल्यू भी 0 स्टोर हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास जो स्टोरेज होगी वो वैल्यू 2 स्टोर हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पास उस लोकेशन पे 4 वैल्यू स्टोर हो जाएगी एंड सो ऑन। अगर आई की वैल्यू 6 हो तो 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट इंडेक्स 6 में इनके सातवीं लोकेशन आखिरी वाली जो होगी उस पे हमारे पास 12 स्टोर हो जाएगा। तो उसको देखना और डिस्प्ले करना हो कि जी क्या क्या वैल्यू स्टोर हुई हैं, तो इसके लिए प्रिंट मेथड यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल्यूज स्टोर्ड इन एरे और फॉर लूप चला के हम स्टूडेंट डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन स्टूडेंट आई लिख देंगे। उससे क्या होगा, 0 से लेकर 6 वैल्यू तक टोटल 7 एरे लोकेशंस की जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले पे आ जाएंगे। इसको कंपाइलर पे देख लेते हैं जी। ये हमारे पास वो प्रोग्राम आ गया। एरे वन नेम का पैकेज है यहाँ पे बना हुआ, क्लास जो एरे वन की बन गई, देन उसके बाद वही मेन मेथड आ गया, इंट स्टूडेंट लिख दिया। अब ये जो ब्रेसेस हैं ये स्टूडेंट के बाद लिख के भी देख लेते हैं, स्टूडेंट से पहले भी लिखी हुई हैं, इसको भी कंपाइल करके देख लेते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू इंट 7। इससे क्या हुआ कि 7 इंडेक्सेस वाला एक एरे जनरेट हो गया। देन उसके बाद एरे लेंथ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट लेंथ के जरिए हमने वैल्यू देख ली और फॉर लूप चला के हमने कुछ वैल्यू इनपुट करा दी। देन हमारे पास फॉर लूप चला के जो वैल्यूज इनपुट कराई थी उसको डिस्प्ले कर लिया। तो इसको रन करके देखते हैं जी। तो हमारे पास क्या आ रहा है डिस्प्ले पे, सबसे पहले आएगा एरे लेंथ इज इक्वल टू 7। ये कहाँ से आ रहा है एरे लेंथ इज इक्वल टू 7, लाइन नंबर 6, कोड की लाइन नंबर 6 से हमारे पास आ रहा है एरे लेंथ इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डॉट लेंथ। ये जो स्टूडेंट डॉट लेंथ है ये 7 हमें डिस्प्ले करके दे रही है। 7 कहाँ से आया है, ये बेसिकली एरे के साइज से आया है। देन उसके बाद फॉर लूप चलाया स्टूडेंट आई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई। इससे क्या हुआ कि पहले लोकेशन पे 0 वैल्यू चली गई, दूसरी लोकेशन पे 2, तीसरी पे 4, चौथी पे जो है 6, देन फिफ्थ एंड लोकेशन पे 8, सिक्स पे 10 और सेवन्थ लोकेशन 12 हमारे पास स्टोर हो गया। अच्छा अब देख लेते हैं कि सपोज के यहाँ पे हम स्टूडेंट ब्रेसेस जो है बाद में इसके डाल देते हैं, उससे क्या होगा। अब कंपाइल करके देखते हैं जी। अब भी हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले हो गई है। अच्छा एक दो और चेंजेस थोड़ी सी करके मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज कि हमने यहाँ पे एरे रख दिया 5 का, तो हमारे पास क्या है जी, 5 वैल्यूज वाला एरे बन गया। एरे लेंथ 5 है और 5 वैल्यू स्टोर करके हमें उसने डिस्प्ले करके दिखा दी। एरे का फायदा क्या होता है कि आपको 5 एरे जो वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नंबर बढ़ाते जाएं और वैल्यूज आती जाएंगी। 5 की बजाय आप 55 भी कर लें तो एक किस्म का आप बैठे बैठे विद इन सेकेंड जो है 55 जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर कर चुके हैं और ये आप सामने देख सकते हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें और आप देख रहे हैं कि आप एक फार्मूला डिफाइन करते हैं, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग टोटल डाटा जो है स्टोर करना चाहें, एक स्पेसिफिक जैसे सीरीज डाटा डाटा की सीरीज जो है वो इंटर करानी होती है, तो उस तरीके से आप वो सीरीज भी इंटर कर सकते हैं यूजिंग एरे। या जैसे टेबल्स वगैरह होते हैं, सपोज के 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, तो ये एक किस्म का उस तरीके से भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं। सपोज हमारे पास इस 55 को हम कर देते हैं जी 11, एक लॉजिक छोटा सा बता रहा हूँ, और 0 को हमने कर दिया 1,
देन आउटपुट वाले 0 को भी कर दिया हमने 1। अब देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, 2 का एक टेबल आ गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो ये 2 का टेबल हमारे पास आ गया, जहाँ पे लिखा हो जी वैल्यूज स्टोर्ड इन एन एरे। यहाँ पे लिख देते हैं जी टेबल ऑफ 2। तो हमारे पास ऊपर टाइटल आ गया जी, टेबल ऑफ 2 बन गया। अच्छा, अब टेबल ऑफ 2 की बजाय अगर यहाँ पे आप सबसे मुश्किल कह लें कि सपोज 13 का टेबल है, जो हमें फौरन से कैलकुलेट करना नहीं आ रहा होता, तो ये जो है 13 से स्टार्ट हो रहा है 130 तक, ये हमारे पास 13 का टेबल आ गया। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी टेबल ऑफ 13। तो दोस्तों ये छोटी सी एग्जांपल्स थी, इसके ज़रिए मेन मकसद क्या था, आपको आइडिया देना था कि एरे होता क्या है, एरे डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसको इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, उसमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, इनपुट कराना हो, आउटपुट देखना हो, तो उसका तरीकाकार क्या है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। आई होप आपको एरे की डेफिनेशन, उसके इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और उसका यूज़ और डाटा स्टोर करना, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फर्दर एरेस के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोग्राम्स बन सकते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं और करेंगे। और देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।